Good morning, class. Today we will start the chapter number 11, Force and Pressure. So, you have already discussed and read in earlier classes about the force and pressure. Now, today we will discuss in deeply about force and pressure both. Now, concept of force. Look at the following situations like moving a book placed on the table, opening a door, lifting a bucket filled with water, opening a drawer, kicking the ball, hitting the ball with the बैट. कई सारी एक्टिविटीज़ आपने अपने आसपास देखी होगी जिसमें आप किसी भारी लगेज को कैरी कर रहे हो, या आप किसी बॉल को किक मार रहे हो, या आप बॉल को हिट कर रहे हो, या किसी प्रेशर से किसी ढक्कन को खोलना, ठीक है, डोर को लगाना, डोर को खींचना. तो इस तरह के कई सारे एक्शंस आप करते रहते हैं. नाउ इन सभी में आपको कॉमन क्या लग रहा है? इन सभी में आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आ रही है जिसे आप कहेंगे पुश एंड पुल. पुश और पुल मतलब इन सारी एक्टिविटीज़ में आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को पुश कर रहे होते या किसी चीज़ को पुल कर रहे होते. ठीक है, यानी कि जैसे कि आपको डोर को ओपन करना है तो वहाँ पर पुश कर लोगे, ठीक है, और या क्लोज करना है तो पुल कर लोगे. बॉल को किक मारना है, फिर उसे पुश करना, किक मारना मतलब उसे आप पुश कर रहे हो. किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो पुश या पुल दोनों ही कर सकते हैं. तो इस तरह से पुश और पुल जो एक्शन होती है उसे ही हम फोर्स कहते हैं. यानी किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना ही फोर्स कहलाता है. जैसे आपने डोर खींचने के लिए क्या किया? डोर खींचने के लिए आपने पुल किया और बॉल को किक मारने के लिए आपने पुश किया. तो इस तरह की एक्शंस फोर्स कहलाती है. अगर कोई बुक टेबल पर रखी हुई है और आप देखेंगे कि जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तब तक वो एज इट इज़ रखी हुई रहेगी, चाहे वो कितने भी दिनों तक एज इट इज़ रखी हो. लेकिन जैसे ही आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे कि आप उस पर अपने हाथ से उसे खींचते हैं, पुल करते हैं या पुश करते हैं, ठीक है, दोनों ही मोमेंट, तो आप देखेंगे कि बुक जो होती है वो मोशन में आ जाती है और अपनी पोजीशन छोड़ देती है जहाँ वो पहले थी. तो इसे हमने कहा कि हमने उस बुक पर फोर्स लगाया, ठीक है, या पुश या पुल किया, तब जाके उस ऑब्जेक्ट की स्टेट में पोजीशन में चेंज आया, वो अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आ गई. तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आती हैं तब उनके बीच में फोर्स काम करता है. दो ऑब्जेक्ट कैसे? जैसे वो बुक रखी थी तो उस बुक को आपने अपने हैंड से पुश या पुल किया तब जाके उस पर फोर्स लगा, ठीक है. यानी कि पहली ऑब्जेक्ट तो वो बुक थी और सेकंड ऑब्जेक्ट आपका हैंड. जब तक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती तब तक उनके बीच में फोर्स प्ले नहीं करता. विदाउट इंट्रैक्शन द फोर्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट. और बिना इंट्रैक्शन के कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं करेगा. नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं वैसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फोर्स कैन कॉज अ मोशन इन स्टेशनरी बॉडी, ठीक है, यानी कि फोर्स किसी भी बॉडी के अंदर मोशन क्रिएट कर सकता है. अब कैसी बॉडी? जो ऑलरेडी रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है उस बॉडी पर अगर कोई फोर्स लगाया जाए तो वो मोशन में आ जाती है. सपोज दैट अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल एंड यू कैन मूव इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स, पुश और पुल. सिमिलरली यू अप्लाइड अ फोर्स टू पुश अ चेयर, move a toy car or move a bicycle, or to lift a bucket from the floor. In each case you move an object at rest by applying a force. That means जैसे जैसे आप जितनी भी चीज़ें, जैसे आप बाइसिकल स्टार्ट करते हैं तो बाइसिकल इनिशियली रेस्ट पोजीशन में होती है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाइड करेंगे तब वो मूव करती है. कोई टॉय को अगर आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो तब आप वो इनिशियली रेस्ट पर है, जब फोर्स लगाओगे तब वो मूव करने लगेगा. किसी चेयर को आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है. तो इस तरीके से फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी कंडीशन में जो रुकी हुई है वो रेस्ट पोजीशन से मोशन कंडीशन में आ जाती है. तो ये आपके फोर्स की पहली प्रॉपर्टी भी हुई और इफेक्ट भी हुआ कि फोर्स के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाती है जो रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है. नाउ
however it is not necessary that a force always make a stationary body move. यानी कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो तभी वो मोशन में आएगी. सपोज कर लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले ही स्लो मोशन में है और अगर उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी मोशन फास्ट हो जाएगी. जैसे ऑलरेडी कोई जो बॉल है उससे किसी ने किक दिया, ठीक है, तो तब भी आप ये कहेंगे कि उसने वो बॉल मोशन में आ चुकी है, यानी कि वो पहले रेस्ट पोजीशन में थी, उस पर किक मारते ही वो मोशन में आ गई है, ठीक है. लेकिन अगर वो कुछ डिस्टेंस पर जाकर उसकी मोशन स्लो हो जाती है और अचानक से दूसरा प्लेयर आकर उस पर किक मार दे, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो जो स्लो मोशन थी वो और क्या हो जाएगी, फास्ट मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो इसलिए ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो. अगर बॉडी स्लोली मूव कर रही है और उस पर भी आप फोर्स अप्लाइड कर दोगे तो उसकी मोशन फास्ट हो जाती है, ठीक है. नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्रिएट होता है कि ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगाने से सारी की सारी स्टेशनरी बॉडी मूव करे. यानी कि जब आप किसी रूम की वॉल को प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो मूव नहीं होगा. यानी कि जब आप किसी ट्री को, गार्डन में जो ट्री लगाया, कहीं भी ट्री आपको नज़र आता है उसमें आप फोर्स लगाएंगे तो वो ट्री मूव नहीं करेगा. ऐसा इसलिए कि आपके द्वारा जो लगाया गया फोर्स होता है वो उस ऑब्जेक्ट पे सफिशिएंट नहीं रहता कि वो मूव कर जाए. अगर आपका फोर्स जो है वो उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में या ऑब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड है वहाँ पर, जैसे फिक्स्ड है उसके कंपैरिजन में अगर कम है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, लेकिन अगर ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगी. जैसे कि वॉल या ट्री को अगर मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपके द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो बहुत ही कम होगा. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. जस्ट अपोजिट, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि फोर्स अगर कोई रेस्ट पोजीशन में और उस पर आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है और अगर आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ जाता है. सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी यही होती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मूविंग है और उस पर जब आप कोई फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट कंडीशन में आ जाती है. सपोज दैट व्हेन अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल, जैसे ही वो गोल्स की तरफ फुटबॉल को किक करता है तो आप देखेंगे कि गोलकीपर क्या करता है, अपना फोर्स लगाकर उस बॉल को रोकने की कोशिश करता है. यानी कि फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो रुक भी जाती है. अपने बस ड्राइवर या कार चलाने वाले को या बाइसिकल, मोटरसाइकिल, आपने सारे व्हीकल में देखा होगा कि जब आप फोर्स लगाते हो या ब्रेक लगाते हो, ठीक है, अपने हैंड से एक फोर्स लगाते हो ब्रेक पर तो ऑटोमेटिकली व्हीकल रुक जाता है. यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स लगाने पर वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है. नाउ अ स्पिनिंग टॉप कैन बी स्टॉप्ड बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय योर हैंड. जैसे कि टॉप मतलब लट्टू जिसे बोलते हैं, अगर आप उसे घुमा रहे हो और एकदम उसे रोकोगे तो उसकी मोशन भी रुक जाती है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और सेकेंड प्रॉपर्टी है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क कर सकता है. थर्ड प्रॉपर्टी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी. आपने देखा होगा कि जब बैट्समैन हिट करता है बॉल को, ठीक है, तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है. स्टार्टिंग में बॉलर जब बॉल फेंकता है तो वो सीधी फेंकता है, लेकिन जैसे ही बैट्समैन उसे किक मारता है और बैट से हिट करता है तो उस बॉल जो सीधी आती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. बैडमिंटन में या टेनिस पे भी आपने देखा होगा दोनों प्लेयर अपने तरफ आने वाली बॉल को फोर्स लगाकर, अपने बैट से फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन वापस चेंज कर देते हैं. और आपने ये भी देखा होगा बस चलाते समय ड्राइवर स्टेयरिंग को जैसे ही टर्न करता है तो स्टेयरिंग पे फोर्स लगा के वो अपने टायर की डायरेक्शन घुमाकर पूरी बस की बॉडी को घुमा देता है. यानी कि वो स्टेयरिंग को घुमाना मतलब एक तरीके से आप फोर्स लगा रहे हो और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो. तो फोर्स से थर्ड प्रॉपर्टी क्या समझ में आई कि फोर्स की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन की है कि फोर्स से केवल रुकी ऑब्जेक्ट फास्ट होगी, मोशन में आएगी. सेकेंड थिंग, मोशन वाली ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगी. और थर्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. लेकिन फोर्स प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करना चाहते हो, स्पीड चेंज करना चाहते हो, तो भी आप फोर्स की हेल्प से कर सकते हो. जैसे कि आप देखते हो कि कोई स्विमर होता है, वो स्विमिंग करता है, ठीक है, तो स्विंग करता है, झूला झूलता है. स्विमर का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हो जाएगा
कि वहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो अपनी बॉडी को मोशन में लाने के लिए, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ पर आप स्पीड की बात कर रहे हो तो स्विंग ले लेते हैं, हम झूला ले लेते हैं। तो जैसे ही अब कोई बच्चा झूले पर बैठा है तो आप देखोगे कि आप फोर्स लगाकर, वो ऑलरेडी अगर स्लो मूव कर रहा है तो आप फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, ठीक है। या फिर अगर वो बहुत तेज़ जा रहा है तो आपने उसको बीच में 2-3 बार पकड़ के उसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हो। उसी तरह बाइसिकल में आपने देखा होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि लगातार अगर मूव कर रही है और आप ब्रेक लगाओगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। कभी कभी आपको स्पीड स्लो करना होती है, तब भी आप ब्रेक को हल्का सा अप्लाई करके स्पीड को स्लो कर सकते हो। इसका मतलब है कि फोर्स अप्लाइड करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करना यानी स्पीड को बढ़ाना या कम करना। नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। इसकी 5th प्रॉपर्टी है कि फोर्स लगाने पर किसी भी बॉडी की साइज़ को आप और शेप को चेंज कर सकते हो। जैसे आप एक पेपर को देख रहे हो, फोर्स लगाकर आपने इसे फोल्ड किया तो इसका शेप चेंज हो गया। डफ है, आटा है, उसे आप जब इस तरीके से नीडिंग कर रहे हो उसकी, तो उसका शेप चेंज होता रहता है। वो पाउडर फॉर्म में था, वो धीरे धीरे उसकी बॉल्स बनती है, बॉल्स बन के चपाती बनती है, यानी कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाइड करके आप उसका शेप चेंज कर रहे हो। टूथपेस्ट को यानी स्क्वीजिंग कर रहे हो तो उसमें से ट्यूब बाहर तभी आती है जब आप उसे प्रेस करते हो। तो इस तरह से फोर्स लगाने पर ये एक्शंस भी होती हैं। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा और फोर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी हमने देखी और डेली लाइफ में भी आप हमेशा देखते हैं। लेकिन अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि फोर्स को मेजर कैसे किया जाता है। तो फोर्स का इन्वेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन, और उन्हीं के सरनेम पर इसकी यूनिट रखी गई है न्यूटन, यानी कि SI इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसे आप कैपिटल N से डिनोट करते हो, ठीक है। जैसे कि आपने किसी फोर्स को फील किया या आपको कोई धक्का लगा रहा है तो कोई स्लोली कोई आपको पुश कर रहा है, कोई बहुत तेज़ी से धक्का लगा रहा है, यानी कि फोर्स भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप मेज़र कर सकते हो कि वो कम है या ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको मेज़र करने के लिए हम न्यूटन यूनिट का यूज़ करेंगे। टू फील हाउ मच फोर्स 1 न्यूटन इज प्लेस्ड 100 ग्राम वेट मेजर्स ऑन योर पाम एंड होल्ड इट पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। मतलब आप फोर्स को फील करना चाहते हो तो 100 ग्राम का फोर्स ले लो, अपने पाम पे रखो और आप देखोगे कि वो आपको फोर्स कहाँ लगा रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। आपकी पाम ऑटोमेटिक कहाँ फोर्स फील कर रही है, नीचे की तरफ। फोर्स एक्सर्टेड बाय 100 ग्राम वेट ऑन योर पाम इज नियरली 1 न्यूटन सिमिलरली। किसके बराबर होता है वो? 100 ग्राम अगर कोई वेट आपने हाथ में ले रखा है और आपको नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब वो 1 न्यूटन फोर्स के इक्वल है। उसी तरह आप 200 ग्राम वेट को अपने पाम पर रखते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा, थोड़ा ज़्यादा नीचे की तरफ पाम आपकी मूव करेगी, तो उसे हम कहेंगे आपने 2 न्यूटन का फोर्स फील किया, ठीक है। यानी 100 ग्राम इक्वल टू 1 न्यूटन कंसिडर करते हैं। तो 1 किलोग्राम न्यूटन किसके बराबर होगा? 1 किलोग्राम फोर्स। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी ऑफ मास 1 kg, तो जैसे आपने 100 ग्राम के लिए 1 न्यूटन किया है, ठीक है, 200 ग्राम के लिए 2 न्यूटन हो गया। तो उसी तरह 1 किलोग्राम फोर्स क्या होगा? तो 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी को 1 kg मास लिफ्ट करने के लिए लगाया जाए। कहाँ पर? वर्टिकली अपवर्ड। यानी जब आप किसी बॉडी 1 किलो वेट वाली बॉडी को आप जैसे ही उठाएंगे ऊपर की तरफ, तो जितना भी फोर्स आपको लगाना पड़ेगा 1 kg मास वाली बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड उठाने के लिए, उसे 1 किलोग्राम फोर्स कहते हैं। 1 kg से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन के बराबर होती है, ठीक है। और किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 1 किलोग्राम फोर्स को आप 1000 ग्राम फोर्स भी कहते हैं। नाउ रिजल्टेंट फोर्स, अगर रियल लाइफ सिचुएशन की बात करें तो मोर देन 1 फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है। हम देखते हैं कि एक बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स भी लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं, क्या होता है जब एक से ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाए जाते हैं, वो हम देखेंगे। मान लो प्रशांत है, वो एक हैवी बॉक्स को पुश कर रहा है, उस बॉक्स के नीचे व्हील लगे, ठीक है। नाउ और वो बॉक्स को पुश करने के लिए कितना फोर्स लगा रहा है? 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ही फाइंड इट वेरी हैवी एंड अनएबल टू मूव इट फास्टर, और उसे लग रहा है कि ये बहुत हैवी है और मूव करने के लिए फास्ट मूव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपने फ्रेंड को बुलाया, दीपक को,
अब दीपक भी अपना 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है उस बॉक्स को आगे की तरफ पुश करने के लिए, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जैसे ही हैवी बॉक्स मूव करना स्टार्ट हो गया तो आप गैस कर सकते हैं कि टोटल फोर्स उस हैवी बॉक्स पे कितना लगा। तो देखो दोनों ही दोनों ही पर्सन के थ्रू लगाया गया। जैसे दीपक ने पहले 40 न्यूटन लगाया था, दीपक का फोर्स प्रशांत का फोर्स थोड़ा सा कम था, तभी वो बॉक्स मूव करना उसके लिए डिफ़िकल्ट था। लेकिन जैसे ही दीपक आ गया उसने 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो दीपक ने थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाया। ऐसा करने पर दोनों के फोर्स एक ही डायरेक्शन में रहे, दोनों उस बॉक्स को पुश कर रहे थे। इसका मतलब है दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। दैट मीन्स उसका टोटल रिजल्ट मतलब टोटल फोर्स कितना रहा, 40 प्लस 50, टोटल 90 न्यूटन फोर्स उस बॉक्स को लगा, तब जाकर वो बॉक्स आगे की तरफ मूव करा। ठीक है, नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉक्स क्या होगा, टोटल फोर्स अप्लाइड बाय प्रशांत प्लस फोर्स अप्लाइड बाय दीपक, दैट मीन्स 40 प्लस 50 न्यूटन इक्वल टू 90 न्यूटन। सो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब आप अच्छे से समझ गए कि जो टोटल फोर्स अप्लाइड किया जाता है किसी भी हैवी बॉडी पर या किसी भी बॉडी पर, उसे हम उसका रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एक ऐसा सिंगल फोर्स है जो नंबर ऑफ फोर्स के टोटल करने से बना है। जब एक ही बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्स अप्लाइड होते हैं तो उन सब का टोटल करके जो एक ही फोर्स होता है, जो उस पर जिसका इफेक्ट उस बॉडी पर पड़ता है, वो सिंगल फोर्स कहलाता है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि टोटल भी हो, हमने तो ये कहा है कि उस बॉडी पर बहुत सारे फोर्स अप्लाइड हो रहे हो, तब सारे फोर्स को हम सॉल्व करके एक फोर्स में कन्वर्ट कर ले कि उस पर टोटल कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, वो उसका रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। नाउ एक और एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है कि अगर प्रशांत और दीपक अपोजिट फोर्स लगा दे, ठीक है, प्रशांत जिस डायरेक्शन में लगा रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दीपक फोर्स लगा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो देखो जो प्रशांत फोर्स लगा रहा है वो कितना है, 40, ठीक है, और अब दीपक भी कितना लगा रहा है, 40। इस केस में अगर दोनों सेम फोर्स लगा देते हैं तो दोनों के फोर्स एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। यानी जो प्रशांत ने फोर्स लगाया 40, उसको सामने से किसने उसको रिजेक्ट कर दिया, दीपक के फोर्स ने। यानी कि 40 माइनस 40 कितना होता है, 0 न्यूटन। उस केस में वो बॉक्स वहाँ से मूव नहीं करेगा क्योंकि दोनों साइड से फोर्स बराबर है, दोनों एक दूसरे के फोर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स मूव नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर 2 इक्वल फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, 0। यानी कि वो ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर सकती अगर उस पर 2 अपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो दीपक 40 न्यूटन की जगह पिछले केस की तरह 50 न्यूटन ही फोर्स लगा दे, तो प्रशांत 40 न्यूटन लगा रहा है और उसके जस्ट अपोजिट दीपक 50 न्यूटन लगा रहा है, तो दोनों का केवल 40-40 ही एक दूसरे को रिजेक्ट करेगा। तो फाइनली 10 न्यूटन बचेगा। किसके द्वारा बचाया जाएगा, दीपक के थ्रू। तो अगर दीपक ने 50 न्यूटन फोर्स लगा दिया और प्रशांत ने 40 न्यूटन लगा दिया और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो उनका टोटल रिजल्ट क्या होगा, 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। यानी यहाँ से आपको एक शॉर्टकट ट्रिक क्या सीखने को मिलती है कि जब भी सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका सम होता है, और जो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका माइनस होता है, और जो भी रिजल्ट बनता है वो उसका रिजल्टेंट फोर्स होता है। अगर दीपक 50 न्यूटन लगा रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन होगा। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट व्हेन 2 अनइक्वल फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन on an object, that the resultant force is found to be the difference between the two forces and it moves in the direction in the body of large force। यानी कि जो भी large force होगा दोनों में से उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। Have you ever seen a game of tug of war? In this game tug of war आपने देखा होगा, इस तरह से खेला जाता है ना, रस्से को लेकर 2 अपोजिट टीम बनाई जाती है और दोनों टीम में इक्वल मेंबर खड़े करके ये देखा जाता है कि किसका फोर्स ज़्यादा है। तो जो भी मेंबर्स होते हैं दोनों टीम के, वो रोप को पुल करते हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में। जैसे कि इधर वाले जो है ये अपनी डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं अपनी साइड, और ये अपनी साइड पुल कर रहे हैं।
ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रोप दोनों के अगर इक्वल फोर्स है तो रोप मूव नहीं करती, यानी कि दोनों टीम अपनी अपनी पोजीशन बनाए रखती है, ठीक है। क्योंकि दोनों टीम पर जो पुल फोर्स लगाया जा रहा है वो अपनी अपनी डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। अगर दोनों के फोर्स इक्वल है तो उसको रोप को पुल करना थोड़ा सा हार्ड होता है, यानी ये वाली टीम इधर वाली को पुल नहीं कर पाती है और इधर वाली को पुल नहीं कर पाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर फोर्स लगा रहे हैं। और जब तक इक्वल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो वो दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में रोप मूव नहीं होगी जब दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन जब दोनों में से किसी एक फोर्स को बढ़ा दिया जाए, मतलब अगर मान लो लेफ्ट हैंड वाली टीम ज़्यादा फोर्स लगा रही है तो पुल कर लेगी वो रोप को, यानी कि राइट हैंड वाले जितने मेंबर है वो इस तरफ जो बाउंड्री है लेफ्ट हैंड वालों की उसके अंदर आ जाएंगे और वो हार जाएंगे। तो इस तरह का जो फोर्स होता है उसे हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स मतलब जिसमें बॉडी मूव कर जाती है रेस्ट पोजीशन से, और बॉडी मूव कर या तो मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी, या रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, या तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो इस तरह के फोर्सेस को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस क्यों कहा? क्योंकि अनबैलेंस था, यानी कि कोई वैल्यू तो ज़्यादा थी जो उस बॉडी को मोशन में ला दिया, या कोई वैल्यू ऐसी थी जिसने उसने मोशन से रेस्ट में ला दिया, इसमें चेंजेस तो आया, ठीक है। यानी कि ये अनबैलेंस फोर्स कहलाया। लेकिन बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? बैलेंस फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो दोनों साइड से बैलेंस में हो, तो उसमें कभी भी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी, वो जिस पोजीशन में वैसी पोजीशन में रहेगी, ठीक है। नाउ जो का नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।